नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए भाषण की। मगर 130 मिनट के दिए भाषण में उन्होंने एक जगह जो जिक्र किया है वो किया है मिजोरम का। आखिरकार उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार पर क्या आरोप लगाया? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि अपने देश की ही वायुसेना को अपने देश के लोगों पर ही बम बरसाने पड़े? शायद इतिहास में यह पहली और आखिरी घटना हो कि जब वायुसेना अपने ही देशों के खिलाफ ऑपरेशन में उतरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मणिपुर में जब का बयान देते देते मिजोरम का जिक्र किया। आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं तो शायद आपकी रूह कांप जाए और आप एक बार सोचें। देश में उपद्रव, अलगाववाद तो कई बार देखने को मिला, हिंसा आए दिन होती रही। 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो देश में अंदर पूरे देश में अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि 1966 में एक बार ऐसा मौका आया कि जब वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स के घातक एयरक्राफ्ट उड़े और उन्होंने मिजोरम में जाकर बम बरसाए थे। ऐसा क्यों करना पड़ा? इंदिरा गांधी ने यहां तक की नौबत क्यों आ गई कि आखिरकार अपने ही लोगों पर बम बरसाने पड़े थे? आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि देश के अंदर अगर कहीं भी हिंसा उपद्रव होता है तो उसमें भी पुलिस या अन्य सुरक्षा बल ही उसमें मोर्चा लेते हैं। कभी भी इंडियन आर्मी देश के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं चलाता बचाए कि किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो। मगर देश के लोगों को बचाने के लिए तो सेना आती है, लेकिन देश के लोगों को मारने के लिए कभी सेना नहीं आती। लेकिन इतिहास की घटना का यह अध्याय जिसका जिक्र करने जा रहा हूं, यह बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया 5 मार्च 1966 का। यह वो दिन था जब इंडियन एयरफोर्स के विमान मिजोरम की 4 घाटियों पर बम बरसा रहे थे। इसका जवाब दिया है कांग्रेस ने। सुप्रिया श्रीनेत आती है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज आपने इतिहास का फिर गुड़गोबर कर दिया, क्योंकि जो ये इंदिरा गांधी ने जो सैन्य कार्रवाई की थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि वहां पर जो मिजोरम के बागी थे वो कब्जा करने जा रहे थे एक आइजोल की घाटी पर। उस घाटी को मुक्त कराने के लिए, उपद्रवियों से और अलगाववादियों से मुक्त कराने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। मैं इसके आगे की कहानी आपको बताता हूं और इसके ऊपर लिखी गई किताब के बारे में भी जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। विष्णु शर्मा ने इंडिया फाइल्स किताब में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और 5 मार्च को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिजोरम के सबसे प्रमुख शहर ऐजवाल पर मंडरा रहे थे। अचानक से उन विमानों से मशीन गन की तड़तड़ाती हुई गोलियां बरसने लगी। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। अगले दिन वे विमान फिर आकाश में दिखे। लोगों में दहशत फैल गई कि वो कुछ करते उससे पहले ही एयरफोर्स के विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। कईयों की मौत हो गई। शहर के 4 प्रमुख इलाके रिपब्लिक वेंग, हमेचे वेंग, डपुई वेंग और छिंगा वेंग पूरी तरह से इस बमबारी के चलते तबाह हो गए। आज़ादी के बाद यह पहला और आखिरी मामला है जब अपने ही देश की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो, और यह इंदिरा गांधी के आदेश से हुआ। इसी किताब में आगे लिखा है कि देश में अलगाववाद के आंदोलन तो बहुत हुए, बहुत सी लाशें भी गिरी, दंगे भी हुए, लेकिन वायुसेना के विमानों ने कभी बमबारी की हो ऐसा केवल इंदिरा गांधी की ही सरकार में हुआ। उससे भी ज्यादा आप हैरान तब हो जाएंगे जब यह जानेंगे कि इस बमबारी की खबर सालों तक सरकार ने बाकी देशों को पता तक नहीं चलने दी। जब पता चली तब भी सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं की। मार्च 1966 में कलकत्ता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में इंदिरा गांधी का एक बयान छापा गया। उसमें कहा गया कि विमान केवल जवानों और उनकी रसद को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। तब सवाल यह भी उठा है कि रसद पहुंचाने के लिए 4-4 जेट फाइटर्स की क्या जरूरत थी। दिलचस्प बात यह भी है कि जेट फाइटर्स उसी फ्रांसीसी कंपनी दसॉ के एयरक्राफ्ट थे जिनके फाइटर प्लेन राफेल को लेकर मोदी के जमाने में इंदिरा गांधी के नाती राहुल गांधी ने काफी बवाल किया था।
इन ओरेगन फाइटर जेट्स का निकनेम रखा गया था तूफानी। ऐसे 4 जेट फाइटर्स ने ऐसा कहर ऐजवाल पर बरसाया कि शहर के सारे लोग घरों से बचते बचते पास के जंगल और पहाड़ियों में भाग गए। मिजोरम में वैसे भी 90% से ज्यादा जंगल है। सोचिए छोटे बच्चों और बुजुर्गों का क्या हाल हुआ होगा। सोचिए जिनके घरों में बम बरसाए होंगे, वहां लाशें गिरी होंगी, वे किससे मदद मांगेंगे जब सरकार ही बम बरसा रही हो। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मामला क्या था, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल यह विवाद तो आजादी से पहले का है, जब 1895 में मिजो आदिवासियों के साथ कई दौर की लड़ाई के बाद भी अंग्रेजों ने 1895 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए लेकिन मिशनरियां छोड़ गए। मिजोरम का ज्यादातर हिस्सा असम में था। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाने लगे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग होने लगी। शायद वह उन्हें मिल जाता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। बिना मिजो नेताओं से पूछे समिया को राज्य का आधिकारिक भाषा बनाने से भी वे नाराज हुए। इधर नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती कर दी। यहां पे 1959-60 में जब मौसम अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। ऐसा दावा आज भी मिजो नेता करते हैं। जब मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए मिलकर एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जिसका नेता था लाल डेंगा, लोगों की भरपूर मदद से संगठन ने गांव-गांव, पहाड़ी लोगों की मदद की। तो लोग इस संगठन की काफी इज्जत करने लगे और इस संगठन से काफी मिलने जुलने भी लगे और इसमें शामिल होने लगे। वहीं से भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी भड़कने लगी थी और वो आग है जो आज तक नॉर्थ ईस्ट को झुलसाती रही। लेकिन इसके बाद सरकार के प्रयासों ने नॉर्थ ईस्ट को भी मुख्य धारा में मिलाने का काम किया। सरकार ने तमाम नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट वहां पे बनवाए। काफी वक्त के बाद नॉर्थ ईस्ट शांत हुआ था, लेकिन इसके बाद 3 मई से फिर से मणिपुर में हिंसा होने लगी और आज तक वो हिंसा जारी है। इसको लेकर सदन में हंगामा मचा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 मिनट से ज्यादा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मिजोरम का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ मणिपुर हिंसा के मामले में विपक्ष की सारी मुराद भी पूरी कर दी। उन्होंने मणिपुर मामले में पूरा बयान दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर कौंध रहा होगा कि आखिरकार इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कोई भी हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रति ईमानदारी वफादारी रखना तो सबका कर्तव्य है। और ये इंदिरा गांधी जैसा तेज तर्रार लीडर जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हो, आखिरकार उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसको अपने ही लोगों पर बम बरसाने के आदेश देने पड़े। तो ये मामला है, ये लड़ाई है आजादी के पहले की। 1895 का वक्त था। अंग्रेज बार बार जो है उस इलाके पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर मिजो आदिवासियों ने उनसे मोर्चा लिया, लेकिन कब तक मोर्चा लेते। आखिरकार उस जगह पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हुआ। सारी की सारी आबादी को लोभ, लालच या डंडे के बल पे धर्मांतरण करके ईसाई बनवा दिया गया था। अब वहां पर कोई भी आदिवासी नहीं बचा था। अब सारे लोगों को वहां पर ईसाई के समुदाय में मिला दिया गया। वहां पे मिशनरियां बनाई गई। इसके बाद में वहां पे धर्मांतरण का इतना बड़ा पैमाने पर खेल चला कि वहां पर अब ये होने लगा था कि आखिरकार अपने क्षेत्र में अब अपनी रक्षा कैसे की जाए। मैं आपको वो कहानी का जिक्र करता हूं। अंग्रेजों की फौज के आगे वो बहुत देर तक टिक नहीं पाए थे और इसके बाद वहां पर ये चालू हुआ हिंसा का खेल। 87% से जनता आज भी मिजोरम की धर्मांतरण के बाद ईसाई है। वहां पर 90% लोग जंगल में रहते हैं, घाटियां हैं। वहां पर आदिवासियों का जो लड़ाई झगड़ा था वो आज तक चलता रहा, आजादी के बाद भी चलता रहा। इसके बाद 2010 में आके मणिपुर हो, मिजोरम हो, वहां पर भारत की सरकारों के साथ और उग्रवादी संगठनों के साथ मिलके एक SOO नाम का एग्रीमेंट साइन किया गया। ये जी हाँ, ये वही एग्रीमेंट है जिसका जिक्र माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में किया था। उन्होंने कहा था कि इस एग्रीमेंट के बाहर अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस एग्रीमेंट की बातें जो है मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं कि इसमें कहा गया था कि उग्रवादी जो संगठन है वो किसी भी तरह का हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे, वो अपने इलाके पर ही रहेंगे। इसके बदले में उन्होंने सरकार से मांग की थी कि सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से हमारे ऊपर कोई हमले नहीं किए जाएंगे। ये एक एग्रीमेंट के बाद में
मणिपुर मिजोरम पूरी तरह से शांत हो गए थे, लेकिन बीती 3 मई के बाद से फिर हिंसा शुरू हुई। एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद अब तक न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अशांत मणिपुर में अभी भी फायरिंग हो जाती है। लोगों का कहना है कि सेना का साजो सामान तक वो लूट ले जा रहे हैं। इस हिंसा को काबू कैसे करना, ये सरकार का एक प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में मणिपुर का कई बार उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने बता दिया, मणिपुर में जो हो रहा है उसका दर्द हम सबको है और मिलकर हम लोग इसको शांत करेंगे। एक बार हमारा मणिपुर फिर से सूर्य की किरणें उगेंगी और वहां पर खुशहाली होगी। नमस्कार, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।